Hi, NEET aspirants. This is Dr. Abhishek Singh, your zoology mentor. On day 20th, we come on to yet another chapter which reads locomotion and movement. सभी को पता है इसमें से सुपरफिशियल क्वेश्चंस आने हैं, कभी कभार जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ द मसल्स और कभी कभी बोन के टीएस से सवाल आते हैं, बताऊंगा मैं। क्रैश कोर्स है ये, वो सारे टॉपिक्स जिसमें कि परसेप्शन नीडेड है, प्रिसिशन नीडेड है, एग्जैक्टनेस नीडेड है, या ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सके, कंसेप्ट बिल्डर हो सके, आपके एप्टीट्यूड को रेज कर सके, आपको क्वेश्चन गलत करने से रोक सके, ऐसे सभी चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स तैयार हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच अमाउंट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद लोकोमोशन एंड मूवमेंट। द फर्स्ट स्लाइड एनसीईआरटी की लाइन है, व्हाट डज इट रीड? क्या रीड करती है? जस्ट रीड इट प्लीज फॉर मी। Some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in the blood exhibit amoeboid movements. ठीक है? Some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes, they exhibit amoeboid movement. Cytoskeletal elements like microfilaments are also involved in the amoeboid movements. तो पहला है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, उसमें अमीबॉइड मूवमेंट में बॉडी की कुछ सेल्स है, उनका नाम दिया हुआ है। इसके अलावा माइक्रोफिलामेंटल असेंबली है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स है ना, ये माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो कुछ माइक्रोफिलामेंट्स हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन द अमीबॉइड मूवमेंट। प्लीज याद रखिएगा ये तीन इंपॉर्टेंट थिंग है, माइक्रोफिलामेंट्स, ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। तीन शब्द याद हो गए। रिस्पॉन्सिबल किस लिए हैं? अमीबॉइड मूवमेंट कराने के लिए। तो अगर एनसीईआरटी पढ़ाना है तो इट्स वेरी इजी, सामने आप एनसीईआरटी की लाइनें रख दीजिए, एक एक करके रिपीट करते रहिए। हाईलाइट कर दूं, देखो ऐसे हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट हो गई, ये हाईलाइट हो गया। तो एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ना, जस्ट टू रीड द एनसीईआरटी फॉर द सेक ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी इज like how I'm teaching you. पढ़ाई बेसिकली इस तरह से नहीं होती है, यही बताना चाहता था मैं आपको। बहरहाल अमीबॉइड मूवमेंट के लिए मैक्रोफेजेस रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूकोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल है, and there are some microfilamentous assembly which show the amoeboid kind of movement. So this is the first kind of movement which you see. Okay, then movement can be ciliary, then the movement can be ciliary movement. So ciliary movement occurs in most of our internal tubular organs which are lined by ciliated epithelium. अब आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए कि ciliated epithelium हमारी बॉडी में कहां कहां प्रेजेंट है। ओवा से लेके एपेंडाइमल सेल से लेके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लेके जहां पर भी आपको सिलियरी मूवमेंट देखने को मिलेगा, आप बताओगे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स विच आर लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम, यू विल गेट अ सिलियरी मूवमेंट ओवर देयर। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया इन द ट्रेकिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, dust particles, the passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movements. ठीक है, फिम्ब्रियल एग प्रोसेसेस थे ना ओवा में, ऊपर का आगे का पूरा जो यूट्राइन ट्यूब है, क्या कहते हैं आप उसको, फैलोपियन ट्यूब, पूरी की पूरी सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइन होती है ना, अंदर की ओर पैसेज करती है यूट्रस की तरफ। देन मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉस, टंग्स रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, दे रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ द लिम्स का मूवमेंट, जॉस का मासेट्रिक मूवमेंट, टंग का एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मसल्स का मूवमेंट, दे ऑल रिक्वायर अ मस्कुलर मूवमेंट. सो दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ मूवमेंट which is being shown. The contractile property of the muscles effectively use it for locomotion. Locomotion का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको कहते हैं लोकोमोशन. मूवमेंट एक ही जगह पर भी हो सकता है,
This can also be a movement. It is not leading to displacement of my hand from me to you. ठीक है. So it is a contractile property of the muscles. ठीक है, ये तो शार्प हो गया. By the human beings, majority of the multicellular organisms, इन multicellular organisms में आपको इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, मस्कुलर एक्टिविटी. ठीक है. सो ये टाइप्स ऑफ मूवमेंट हो गए. टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बाद सेकंड क्या है? टाइप्स ऑफ मसल्स. जरूरी है भाई जानना जब हम मस्कुलर मूवमेंट की बात करेंगे. सिलियरी मूवमेंट जो था और अमीबॉइड मूवमेंट जो है वो आप रिस्पेक्टिव. सिलियरी मूवमेंट आपको मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था जब मैं आपको टिश्यू बता रहा था, और अमीबॉइड मूवमेंट आपको तब एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th का वो लेक्चर कंप्लीट करूंगा. टाइप्स ऑफ मसल्स. About 40 to 50% of the body weight of the human adult is contributed by muscles. तो ठीक है, 40 to 50% याद रख लीजिए, एनसीईआरटी में दिया है. 40 to 50% आधा बॉडी का जो भार है इट इज मेड अप ऑफ मसल्स. ठीक. दे हैव स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी. अब ये सारे जो चारों शब्द है ना, ये एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं है, मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करता चल रहा हूं. मेरा मेजर लेक्चर होता, मैं एक्सप्लेन कर रहा होता तो मैं लंबे में एक्सप्लेन करता, लेकिन चूंकि ये क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स के हिसाब से एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि दीज मसल फाइबर्स कैन बी एक्साइटेड, यानी इनको अगर स्टिमुलस दो तो ये रेस्पॉन्स शो करते हैं. तो दैट इज व्हाट यू मीन बाय एक्साइटेबिलिटी. फिर है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी. कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब है कि एक्साइट होकर क्या करेंगे, उड़ने थोड़े लगेंगे. दे विल डू सम काइंड ऑफ थिंग ना. जब आप इनको स्टिमुलस देते हो तो ये एक्साइट हो जा रहे हैं, तो एक्साइटेबिलिटी है. तो एक्साइट होकर करेंगे क्या, दे कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज व्हाट यू मीन बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी. एक्सटेंसिबिलिटी. जब रिलैक्स होते हैं तो दे कैन एक्सटेंड बैक, नॉर्मली एक्सटेंड भी कर सकते हैं. और आखिरी में है इलास्टिसिटी. इनके में रिकॉइल की प्रॉपर्टी होती है टू गेन इट्स ओन शेप. ये वापस कॉन्ट्रैक्ट होकर के वापस अपने नॉर्मल शेप में भी आ सकते हैं. तो these are the four basic properties: excitability, contractibility, extensibility and elasticity. का मतलब ये होता है. एक्सटेंशन समझते हैं ना, आर्म्स का एक्सटेंशन. तो they can be extended, they can be contracted. Contraction के बाद वापस they come into their own position. That's why it is known as recoil या elasticity. The excitability being the first property. The muscles have been classified using different criteria. क्राइटेरियाज याद कर लीजिए, उनको बोल्ड से मैंने लिख दिया ताकि मुझे मार्कर भी लगाने की जरूरत ना पड़े. नेमली लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन. लोकेशन के बेसिस पे मसल्स को क्लासिफाई किया गया है. एक्सट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है, कैसी हैं. अपीयरेंस के बेसिस पे किया गया है, स्मूथ है, स्ट्रेटेड है. या फिर नेचर ऑफ रेगुलेशन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको रेगुलेट कर रहा है, दे आर वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री. ठीक. ऑफ देयर एक्टिविटीज बेस्ड ऑन देयर लोकेशन. लोकेशन के बेसिस पर स्केलेटल, विसरल और कार्डियक. ये इंपॉर्टेंट है, शायद इस चीज पे कभी ध्यान नहीं गया होगा आप लोगों का. ये लोकेशन के बेसिस पर मसल्स को 3 भाग में डिवाइड किया गया है. स्केलेटल मसल्स जो बोन से जुड़ी हैं, विसरल मसल्स जो विसरा में पाई जाएंगी, कार्डियक मसल्स जो कि हार्ट में पाई जाती हैं. तो विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैं अपने एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में, है ना. यहां पर वी विल बी बेसिकली कंसर्न विद द स्केलेटल मसल्स. ये स्केलेटल मसल का डायग्राम है आपके सामने. स्केलेटल मसल है तो बोन से अटैच है, स्केलेटन होना चाहिए वहां पर. एक टेंडन की शीथ है, टेंडन जोड़ेगा ना इनको, मसल्स को बोन से. तो टेंडन की एक शीथ है. सबसे ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं इपीमाइसियम. क्या कहते हैं, इपीमाइसियम. ये बाहर वाली जो कवरिंग है ये,
ये इपीमाइसियम हो गई कि नहीं हो गई? देखो ये छोटा सा एक यहां का एक पोर्शन लेकर के एक्सप्लेन भी किया है। अब इसके अंदर, इस बड़ी मसल्स के अंदर क्या क्या होता है? फेसिकल होते हैं। क्या होते हैं? फेसिकलाई, ये फेसिकुलाई, ऐसे दे आर कंपोज्ड ऑफ सच फेसिकुलाइज। ये फेसिकुलाइज होते हैं। तो इन फेसिकुलाई को कौन कवर कर रहा है? पेरीमाइसियम। अब एक फेसिकुलाई को बड़ा कर दिया, देखो यहां पे फेसिकुलाई तो था ये, तो अब ये जो फेसिकुलाई है इसको एनलार्ज कर दिया है, ये फेसिकुलाई है। तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? मसल फाइबर। देखो ये मसल फाइबर्स हैं। अब इन मसल फाइबर्स को कौन लाइन कर रहा है फेसिकुलाई के अंदर? एंडोमाइसियम। हर इंडिविजुअल मसल फाइबर के अंदर है। तो ये देखो ये मसल फाइबर है, देख रहे हो? सिंसिशियल न्यूक्लियस दिखा? यहां पे मेंशन नहीं है लेकिन देखना चाहिए। मसल फाइबर में सिंसिशियल न्यूक्लियस होता है, बताया था ना ये चीज मैंने आप लोगों को। इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ये 3 लेयर हैं। इपीमाइसियम जो है ऊपर की मसल को कवर कर रही है। मसल्स आर मेड अप ऑफ फेसिकुलाई, जिनको कि पेरीमाइसियम कवर कर रही है। ईच फेसिकुलाई इज कंपोज्ड ऑफ मेनी मसल फाइबर्स, जिनको कि एंडोमाइसियम कवर कर रही है। सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा सिंपल क्या ही कुछ होगा स्ट्रेटेड मसल्स में। क्रैश कोर्स वाले डॉक्टर्स आइए। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द मसल फाइबर शोइंग अ सार्कोमियर। सार्कोमियर इज कंपोज्ड ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स, दिया हुआ एनसीईआरटी में, टू प्ले सेफ। मसल फाइबर को आइसोलेट किया है तो इसमें आपको डार्क बैंड और लाइट बैंड दिख रहा है। डार्क बैंड को ए बैंड भी कह रहा है, एन आइसोट्रोपिक बैंड। लाइट बैंड को आई बैंड भी कह रहा है, आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट को अपने थ्रू पास होने देती है, तो उसकी ओपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, तो लाइट कलर की दिखती है। वाइल ऑन द अदर हैंड जो ए बैंड जो होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 काइंड ऑफ फाइबर्स, जो एंड होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स के और मायोसिन फिलामेंट्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो ये लाइट को अपने थ्रू नहीं पास होने दे सकती, जो इसका डिफ्रैक्शन हो जाता है लाइट का, इस वजह से वो डार्क अपीयर करते हैं पोलराइज लाइट के अंडर में, तो उनको डार्क बैंड कह दिया गया या एनाइसोट्रोपिक बैंड कह दिया गया। ठीक है। इसके अलावा ये न्यूक्लियाई है और ये एक मसल फाइबर है। तो पहले में तो आपने ये देखा, ठीक। दूसरा है अ डायग्रामेटिक पार्ट ऑफ मसल फाइबर शोइंग मायोफाइब्रिल्स। ये मायोफाइब्रिल है, देखिए। दिस रिमाइंड यू ऑफ समथिंग। मुझे तो नीम का दातुन लग रहा था। ठीक है। तो सबसे बाहर की लेयर है जो सार्कोलेमा है, उसके अंदर तमाम वेरियस माइटोकॉन्ड्रियाज। भाई मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे? ठीक है। ये एक मायोफाइब्रिल है जिसको कि एक्सटेंड किया है। तो आप इस पे स्ट्रेशंस देख सकते हैं, जिसकी वजह से इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है। ऐसे स्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रेटेड मसल फाइबर। अब इसी मायोफाइब्रिल को एक्सटेंड कर दिया गया, यानी इतना हिस्सा ले लिया गया है। डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वैसे तो इसमें अब आपको क्या देखने को मिल रहा है? द स्मॉल पार्ट ऑफ द मायोफाइब्रिल एनलार्जेस टू शो मायोफिलामेंट्स। इसके अंदर मायोफिलामेंट्स शो हो रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैंडिंग पैटर्न। जो बैंड्स आपको दिख रहे थे यहां पर, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल। ईच सार्कोमियर एक्सटेंड्स फ्रॉम जेड डिस्क टू द नेक्स्ट जेड डिस्क। ये नीले रंग से थिन एक्टिन फाइबर्स हैं,
जो रेड रंग से है वो थिक मायोसिन फाइबर्स हैं। तो मायोफाइब्रिल्स में मायोफिलामेंट्स दिखने लगे। थोड़ा और बड़ा कर दिया है ना डायग्राम, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन फाइबर के बीच में ये हो गई जेड डिस्क। उसी तरह से जो एडजेसेंट एक्टिन फाइबर है उनके बीच में ये हो गई जेड डिस्क। तो ये बता रहे हैं इस जेड डिस्क से इस जेड डिस्क के बीच की स्पेस को कह रहे हैं सार्कोमियर। ठीक, ये सार्कोमियर हो गया। यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट है एक मायोफाइब्रिल की है सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच में होती हैं, वी शन शीबेज लाइन। ठीक है, फिर ये एच जोन है। नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन ऑफ द एक्टिन फाइबर्स को एच जोन कहते हैं। नॉन ओवरलैपिंग फाइबर्स ऑफ द नॉन ओवरलैपिंग फाइबर्स, उस जोन को जहां पर एक्टिन फाइबर्स का ओवरलैप नहीं है। डायग्राम देखिए। कैन आई एनलार्ज दिस पर्टिकुलर थिंग? यस आई कैन। देखिए, अब समझ में आया ये डायग्राम? एच जोन क्या है? ये एच जोन है, ये एच जोन है, जहां पर एक्टिन फाइबर्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। देखो, ये एच जोन है, ये एच जोन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब है एच जोन। देखो, अब समझ में आया एच जोन। और जेड लाइन ये थी, तो जब ये पास आएंगी तो एच जोन गायब हो जाता है ना। पहले नॉर्मली ऐसे था, तो जो गैप था उसको एच जोन कह रहे थे। जब इनको पास ले आएंगे कॉन्ट्रैक्शन के दौरान तो ये एच जोन ओवरलैप होने के कारण गायब हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन में। अभी दिखाऊंगा। ठीक, ये आई बैंड हो गया विच इज एक्सक्लूसिवली कंपोज्ड ऑफ एक्टिन फाइबर्स। ये ए बैंड हो गया, एनाइसोट्रॉपिक बैंड, विच इज कंपोज्ड ऑफ मायोसिन फाइबर्स। सारे मायोसिन हैं। ठीक, कुछ लाइनें दी हुई हैं, एम लाइन है, मीजोग्राम लाइन कहते हैं। ए बैंड के बीच में से पास करा दीजिए एम लाइन, मीजोग्राम लाइन। एच जोन मतलब हेंसन्स जोन। जैसे एक्टिन के बीच में से, एक्टिन फाइबर्स के बीच में से पास कराए थे ये लाइन, तो उसको जेड लाइन कह दिए थे, या जेड डिस्क। डिस्क होती है, उसमें अटैच होते हैं एक्टिन फाइबर्स, इसीलिए उसको जेड डिस्क कह दिया है। ठीक है, उसी बड़े फिगर को फिर से दिखाया आपके सामने हमने। ये समझ आई थी? भाई मायोसिन थिक फिलामेंट्स थे ना, दिखाया तो है। थिन एक्टिन, थिक मायोसिन फिलामेंट्स, सारे दिखाए हैं। अब इसी को और बड़ा कर दिया, तो अब क्या दिखने लगा? ये जो पतले नीले रंग के दिख रहे थे वो ये हैं एक्टिन फाइबर्स। जो थिन थिक मायोसिन फाइबर्स ये रेड रंग वाले हैं। ये थिन एक्टिन फाइबर्स ये वाले हैं। इसी चीज को और बड़ा कर दिया है। ये थिन एक्टिन फिलामेंट्स। अब देखिए, इनके और इनके बीच में यहां पर किटिन फिलामेंट्स दिए हुए हैं, इलास्टिन फिलामेंट्स हैं। और ये
थिक मायोसिन फिलामेंट्स हैं। तो ये एक सिंपल डायग्राम आपके सामने। जेड डिस्क ये बनी हुई है। जेड डिस्क बहुत जरूरी है कि नहीं? दो सार्कोमियर के बीच की जो जगह है, इसी को तो सार्कोमियर कहते हैं। ये तो सार्कोमियर है, इसी को तो एक्सपैंड कर दिया है बड़ा दिखाने के लिए। तो एनलार्ज सार्कोमियर ऑफ वन सेक्शन लेंथवाइज, नोटिस द मायोसिन हेड्स ऑन द थिक फिलामेंट्स। इन हेड्स को नोटिस करने के लिए कह रहे हैं, मायोसिन के हेड्स को नोटिस करने के लिए कह रहे हैं। फिर ये है, नाउ दिस इज अ क्रॉस सेक्शन, सीधा सीधा काट दिया है। दिस इज अ क्रॉस सेक्शन। आई बैंड्स ऐसे दिखेंगे, एच जोन ऑफ थिक फिलामेंट्स ओनली, ये थिक फिलामेंट्स ओनली। मीजोग्राम लाइन है, यहां बीच में से काटा है। देखो ट्रायड्स के रूप में होते हैं, दीज आर इन फॉर्म ऑफ ट्रायड्स। ऐसा ट्रायड्स के फॉर्म में अरेंजमेंट होता है इनका। अगर इनका क्रॉस सेक्शन काटा जाए तो ऐसे दिखते हैं ट्रायड्स के फॉर्म में। और ए बैंड अगर इस फिगर को और इस फिगर को, ये आई बैंड वाला फिगर और ये एम लाइन वाला फिगर, दोनों को सुपर इंपोज कर दो तो आपको ये दिखेगा, ध्यान से देखिएगा कि एक्टिन ऐसे अटैच है और ये हो गए मायोसिन। ऐसा आप देखिए कि एक एक्टिन मॉलिक्यूल जो है, इट इज एक जो एक्टिन मॉलिक्यूल है वो 3 मायोसिन से अटैच है और एक मायोसिन 6 एक्टिन से अटैच है। इसमें आप ये देखेंगे कि एक एक्टिन 3 मायोसिन के ट्रायड से सराउंडेड है, जबकि एक थिक मायोसिन 6 एक्टिनों से सराउंडेड है। देखिए इस फिगर को बड़ा करें, अगर बड़ा कर पाए तो। नहीं, इतना ही बड़ा होगा। ये देखिए, just see this, ये तो ये है, दिस इज दिस, और ये हेक्सागन है ऐसा। तो वो हेक्सागन जो है वो मैं आपको ब्लैक से दिखा देता हूं। तो एक मायोसिन 6 एक्टिनों द्वारा घिरा हुआ है और एक एक्टिन, ये अगर एक एक्टिन है तो वो 3 मायोसिन उसको घेरे रहते हैं। ये अरेंजमेंट होता है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जब इस डायग्राम में ये चीज बनी हुई थी तो मैंने मेंशन कर दी। एक मिनट स्टॉप करिएगा रिकॉर्डिंग।